नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो किसी भी राज्य की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए तीन चीजें आवश्यक होती है। एक होता है उस राजनीतिक दल की नीति, दूसरा होता है उसकी नीयत, और तीसरा होता है उसका नेतृत्व। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में 2016 में 3 विधायकों की पार्टी थी और 2021 में 77 विधायकों की पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, जिस भारतीय जनता पार्टी के 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सांसद थे पश्चिम बंगाल में, उसी भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव में जब 18 सांसद चुनाव जीतकर सदन लोकसभा में पहुंचे, तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के नीति नीयत के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व की भी परीक्षा हो रही थी। और अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के नेतृत्व की, तो इन दिनों चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 2021 का विधानसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष के हाथ में था। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के 6 वर्षों तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। मित्रों, वही दिलीप घोष जिसे भारतीय जनता पार्टी अब अमित शाह, जो कि एक प्रकार से दिलीप घोष जब से शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना चेहरा बनाया, आप कह सकते हैं कि दिलीप घोष शुभेंदु अधिकारी के चेहरा बनाए जाने को शायद सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाए, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप दिलीप घोष और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच बना। इस कारण से दिलीप घोष कह सकते हैं कि राजनीति के बियाबान में कुछ दिनों के लिए जोर खो गए थे। लेकिन उसी राजनीति के बियाबान से निकालकर अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने दिलीप घोष को निकालकर बाहर लेकर आए हैं। और अमित शाह का जो 3 दिनों का बंगाल का दौरा था, इस दौरे के दौरान अमित शाह ने जो पश्चिम बंगाल के लिए रणनीति तैयार किया है, जो एक कोर कमेटी बनाई गई है जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में चुनाव अभियान का नेतृत्व करेगा, उस कोर कमेटी का सबसे प्रमुख चेहरा बनाया गया है उस दिलीप घोष को, जो दिलीप घोष सीधे आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में तब भेजे गए थे जब नरेंद्र मोदी का दौर भारतीय जनता पार्टी में शुरू होता है। 2014 में नरेंद्र मोदी का दौर देश की राजनीति में शुरू होता है और 2014 में ही दिलीप घोष, जो कि आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे, उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा गया। इसलिए भेजा गया कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना आधार विस्तार कर सके, पश्चिम बंगाल में अपने संगठन को धार दे सके और साथ साथ उस पश्चिम बंगाल को साध सके जो कि बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से सर्वाधिक पीड़ित भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में गिना जाता है। और आते ही भारतीय जनता पार्टी में आते ही इन दिलीप घोष को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2018 में 15 से 18 3 वर्ष का कार्यकाल होता है बीजेपी में प्रदेश अध्यक्षों का, 15 से 18 और फिर 18 के बाद 21 तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप घोष। अब चर्चा यह चल रही है कि दिलीप घोष को ठीक संक्रांति के बाद और एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की चर्चा निकल कर आ रही है। इसके तहत भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके अनुसार रणनीति के उन राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रही है। और आप याद कीजिए, जब जब इस पर बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे वो आप याद कर लीजिए 2023 में जब एक साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था। आप याद कर लीजिए 2022 में जब उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने थे, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया था। इसीलिए अभी जब 2026 में
5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जाने हैं, तो इसे केंद्रित करके भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो बदल करने जा रही है, जिसके तहत दक्षिण भारत से के अन्नामलाई, पूर्वी भारत से बंगाल से दिलीप घोष के मंत्रिमंडल में शामिल होने की बातें लगभग चल रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की एक बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई भी बातें दावे से कहना सबसे बड़ा खतरा उठाना होता है, लेकिन यह बात तो तय है कि अगर सच है कि भारतीय जनता पार्टी हर बड़े चुनाव से पहले इस प्रकार के करतब करती रही है। अभी आप देखिए नितिन नवीन का जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया है, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हिट लिस्ट में है। भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के बहाने उस कास्ट बिरादरी को साधना चाहती है जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, भद्रलोक की राजनीति में। तो ये दिलीप घोष एक ऐसा चेहरा है मित्रों भारतीय जनता पार्टी में जो कि पश्चिम बंगाल में पिछड़े वर्ग से आने वाला। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दिलीप घोष के आने के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन कितना आया। वह पार्टी जिसके 2011 के विधानसभा चुनाव में एक भी विधायक नहीं थे, 2011 के विधानसभा चुनाव में एक भी विधायक नहीं थे। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी के एक भी विधायक नहीं थे। बीजेपी के 2 सांसद चुने गए, वह भी एक सांसद कहां से चुना गया, एक सांसद दार्जिलिंग से और दूसरा सांसद आसनसोल से। आप अनुमान लगा सकते हैं आसनसोल वह लोकसभा सीट है मित्रों जहां से वर्तमान में शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं, जहां से गैर बांग्ला भाषी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। बिहार, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के लोगों की बड़ी आबादी है। और उसी आबादी के बल पे बाबुल सुप्रियो 2014 में लोकसभा चुनाव जीते थे और उसी आबादी के बल पे तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल से ममता बनर्जी ने अपना उम्मीदवार बनाया 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो उस पश्चिम बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी छलांग मारी कि 18 सांसद पश्चिम बंगाल से जीतकर पहुंचे। जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, सबने दांतों तली उंगली दबा ली कि यह क्या हो गया। ठीक है, 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन में डाउन हुआ। कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाताओं ने शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी का विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया। यह भी एक तर्क माना जाता है, बताया जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। चूंकि शुभेंदु अधिकारी 2021 के विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उससे पहले ममता बनर्जी के वो राइट हैंड माने जाते थे। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को स्वाभाविक विकल्प तुरंत में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाताओं ने भी स्वीकार नहीं किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में वह परिणाम नहीं दोहरा पाई जो परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। तो ये जो सबसे बड़ा परिवर्तन था और उसके बाद लगातार आप देखेंगे 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से धीरे धीरे दिलीप घोष की सक्रियता, जब अध्यक्ष पद से उनकी विदाई हुई, सुकांत मजूमदार जब वहां नए प्रदेश अध्यक्ष बने दिलीप घोष के बाद, तो सीधा एक मैसेज ये गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस बैकग्राउंड के नेता हैं, उनकी शुभेंदु अधिकारी से नहीं बन रही है और कई मामलों में टकराहट भी साफ दिखी। दिलीप घोष किनारे लगा दिए गए। कई बार चर्चा ऐसी भी चली कि दिलीप घोष पाला भी बदल सकते हैं। वैसे इस बात की संभावना आप मान के चलिए कि शायद 0.001% होगा, मतलब 10,000वां भाग होगा एक का कि दिलीप घोष जैसे व्यक्ति पार्टी बदल ले। क्योंकि जो व्यक्ति 1964 में जन्मा हुआ दिलीप घोष 1984 से मात्र 20 वर्ष की उम्र में जो व्यक्ति आरएसएस का प्रचारक बन जाता है, मात्र 20 वर्ष की उम्र में जो व्यक्ति आजन्म
कुंवारा रहकर, अविवाहित रहकर आरएसएस का काम करने के लिए घर छोड़ देता है, उस व्यक्ति के तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टी में शामिल होना 8वां आश्चर्य जैसा होगा। वैसे कहा जाता है राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन मैंने बताया कम से कम 1 का 10,000वां भाग जो होगा ना, वो संभावना बनेगी दिलीप घोष जैसे व्यक्ति की ममता बनर्जी की पार्टी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ चला जाना। खैर, दिलीप घोष एक बात तो था कि राजनीति के बियाबान में थे। जब जगन्नाथ मंदिर का लोकार्पण ममता बनर्जी कर रही थी तो वहां देखे गए दिलीप घोष। लोगों ने लगा चर्चा बनानी शुरू की कि दिलीप घोष जो है ममता बनर्जी के पार्टी में चले जाएंगे। खैर, ये सब राजनीति में बनती रहती है। वैसे राजनीति अभी चर्चा में इसलिए भी दिलीप घोष है कि दिलीप घोष ने मतलब अपने जीवन के, आप कह सकते हैं तीसरा पहर, चौथा पहर मैं नहीं कहूं, तीसरे पहर तो मैं कह ही सकता हूं, ठीक, 61 वर्ष के हैं, ठीक है, और तब उन्होंने पिछले वर्ष शादी कर लिया। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। ठीक है, खैर ये उनका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, और तो इसीलिए दिलीप घोष एक ममता बनर्जी जिस प्रकार की स्ट्रीट फाइटर रही है, मित्रों याद कीजिए, आप ममता बनर्जी के आलोचक हो सकते हैं, ममता बनर्जी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक शेरनी रही थी। एक शेरनी की तरह वाम मोर्चा से लड़ी थी ममता बनर्जी, अग्निकन्या के रूप में लड़ी थी 2011 से पहले। किसी ने सोचा नहीं था कि ममता बनर्जी वाम मोर्चा को नेस्तनाबूद कर देंगी पश्चिम बंगाल में। चुनाव में मित्रों 2011 में जीत जाना बात अलग है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से वाम मोर्चा खत्म हो गया पश्चिम बंगाल में, उसमें अगर ममता बनर्जी की एक शेरनी की बड़ी भूमिका थी तो बंगाल का टाइगर दिलीप घोष भी बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, याद रखिएगा। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने एक स्ट्रीट फाइटर की तरह, एक शेरनी की तरह पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के खिलाफ संघर्ष किया था, वैसा ही संघर्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया है बंगाल में। और ये चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना हो, चाहे चुनाव अभियान के लिए जो कोर कमेटी अमित शाह ने बनाया है, जिसमें दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी, राहुल सिन्हा, ये 5 लोगों की टीम शायद बताई जा रही है। तो ऐसा इसके अधिकारी दिलीप घोष हैं, और दिलीप घोष की मुख्य भूमिका बनने से भारतीय जनता पार्टी की फिर से उसी फॉर्म में बीजेपी इस चुनाव में दिख सकती है आपको, जैसा बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखी थी। क्योंकि आज भी पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो शुभेंदु अधिकारी की तुलना में दिलीप घोष और समीक भट्टाचार्य जैसे चेहरों की विश्वसनीयता ज्यादा बनेगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।